हेलो एवरीवन। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है आरएम सिस्टम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं तो प्लीज अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आरएम सिस्टम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। आरएम सिस्टम में आर जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन को स्टैंड करता है और एम जो होता है वो मॉडिफिकेशन को स्टैंड करता है। ये एक ऐसा डिफेंस काइंड ऑफ मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है ताकि उन वो खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो सिस्टम है इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो खुद के डीएनए को मॉडिफाई कर लेते हैं उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करके। ये सिस्टम सबसे पहले साल्वाटोर लोरिया और मैरी ह्यूमन ने 1952 और 1953 में दिया था। इनमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये आरएम सिस्टम प्रेजेंट होता है उनके पास कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि उनको अपना डीएनए मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन सिस्टम होता क्या है। रेस्ट्रिक्शन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हैं और वहां से उनके शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करते हुए डीएनए को क्लीव कर देते हैं। अब कोई भी एंजाइम है उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को फैक्टर्स की नीड तो होती है, तो उसी तरह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस की नीड होती है एज अ कोफैक्टर। जब ये डीएनए को क्लीव करते हैं तो हमें दो टाइप के एंड्स देखने मिलते हैं। एक होते हैं ब्लंट, एक होते हैं स्टैगर्ड। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल बीच में से यानी कि सिमेट्रिकली हमारे डीएनए सीक्वेंस को कट करेगा तो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे। पर जब वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए सीक्वेंस को एसिमेट्रिकली कट करेगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे स्टैगर्ड एंड्स जिनमें क्या होंगे 3 प्राइम ओवरहैंग या 5 प्राइम ओवरहैंग्स। अब मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। मॉडिफिकेशन सिस्टम में हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद के डीएनए को या खुद के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो अनमॉडिफाइड डीएनए को कट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि जब कोई भी बैक्टीरियोफाज है वो किसी बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है तो बैक्टीरियोफाजिस की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि वो खुद के डीएनए को, खुद के जेनेटिक मटेरियल को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बैक्टीरिया को ये पता चला कि कोई फॉरेन डीएनए आ रहा है उसकी बॉडी के अंदर जो कि उसके डीएनए में इंसर्ट भी करना चाह रहा है, तो बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए कुछ तो करेगा। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले और उन्होंने देखा कि ये एंजाइम हम इससे हम बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसके डीएनए में वो उसका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाएगा, डिग्रेड हो जाएगा कट होने के बाद। तो फिर उन्होंने ये देखा कि भाई अब जो बैक्टीरिया है उनका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, वो कोई न्यूक्लियस से या किसी एनक्लोज्ड कैप्सूल में कोई प्रोटेक्टेड तो है नहीं। तो बैक्टीरिया अगर वायरसेस के डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर रहा है तो उसके खुद के डीएनए के कट होने के भी चांसेस है। तो अब उन्होंने फिर इससे बचने के लिए कि उनका खुद का डीएनए कट ना हो जाए तो उन्होंने क्या किया, अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लिया। उन्होंने डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। जब रेप्लिकेशन के बाद वो क्या करते हैं, खुद के डीएनए के ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर लेते हैं जिससे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उनके खुद के डीएनए को कट ना कर पाए। अब जो डीएनए का मॉडिफिकेशन है वो अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू होता है और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डीएनए के अलग अलग स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। मेजरली हमने अभी तक 3 पोजीशंस का डिस्कवरी हुआ है जहां जहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। सबसे पहला तो होता है C5 कार्बन ऑफ साइटोसिन। साइटोसिन और एडेनिन हमारे पास प्यूरिन और pyrimidine बेसिस हैं जो
हमारे डीएनए की बैकबोन में है, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो सबसे पहली पोजीशन है C5 कार्बन ऑफ साइटोसिन, दूसरा है N4 अमीनो ग्रुप ऑफ साइटोसिन और तीसरा है N6 अमीनो ग्रुप ऑफ एडेनिन। इसके बाद आते हैं मिथाइल एडिंग एंजाइम्स, जो कि ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। इनको हम कभी कभी इन जनरल टर्म्स में मिथाइल ट्रांसफरेजेस भी बोल देते हैं। जनरली अभी तक 3 टाइप के डीएनए मिथाइलेजेस जो हमें ई कोलाई में मिले हैं, उनमें सबसे पहला आता है डैम मिथाइलेज। ये मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। ये क्या करता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम GATC पोजीशन को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे जो एडेनिन है सीक्वेंस के अंदर, उसकी N6 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड करके उसको मॉडिफाई करेगा। दूसरा आता है DCM मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, इसके ये 2 टाइप की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, 5 प्राइम CCAGG और 5 प्राइम टू 3 प्राइम CCTGG। इनमें जो साइटोसिन ग्रुप्स हैं, ये उनके C5 कार्बन को मिथाइल ग्रुप ऐड करके मॉडिफाई करेगा। अब इन दोनों को याद रखने की एक ट्रिक है कि डैम मिथाइलेज में A आता है तो इसका मतलब वो एडेनिन को मॉडिफाई कर रहा है, और DCM मिथाइलेज में C आ रहा है तो मतलब वो साइटोसिन को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास इको K1 मिथाइलेज। ये भी एक तीसरा टाइप का मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। ये क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम AACCGTG और 5 प्राइम टू 3 प्राइम GCACGTT, इन 2 सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है और इनमें जो एडेनिन है उनके N6 पोजीशन को मिथाइल ग्रुप ऐड करके मॉडिफाई करता है। हर जो भी बैक्टीरिया है जिसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो खुद ही के मॉडिफिकेशन एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ई कोलाई का RY13 स्ट्रेन है, ये इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इको R1 मिथाइलेज भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये सेम काइंड ऑफ मिथाइलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि अगर अलग अलग करेगा तो मान लो कि उसने रेस्ट्रिक्शन, मान लो कि इको R1 की कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट है और उसने वहां पे कट कर दिया, और अगर उसने इको R1 जैसा ही रेस्ट्रिक्शन साइट का जो रिकॉग्निशन साइट है, उसी के ऊपर उसने अगर मॉडिफाई नहीं किया, अगर उसने कोई और टाइप का मिथाइलेज ग्रुप ले लिया जो कि कहीं और ऐड कर रहा है, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। हमें उस जगह को मॉडिफाई करना है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज कर रहा है। जो आरएम सिस्टम्स होते हैं वो उनकी एंजाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोफैक्टर रिक्वायरमेंट्स और डीएनए क्लीवेज की पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अब उनमें कुछ अलग, किसी में कोई इंडिपेंडेंट सब यूनिट्स होती है, किसी में कोई कॉम्प्लेक्स जॉइंट सब यूनिट्स होती हैं। कोफैक्टर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि उनमें मैग्नीशियम आयंस की कुछ में जरूरत पड़ती है, कुछ में जरूरत नहीं पड़ती, कुछ में एटीपी की नीड होती है, कुछ में नहीं होती। और डीएनए क्लीवेज की साइट, कुछ होते हैं जो रिकॉग्निशन साइट के पास ही कट कर देते हैं, कुछ होते हैं जो रिकॉग्निशन साइट से भी दूर कट करते हैं, इस तरीके से। तो जनरली 4 टाइप के हमें आरएम सिस्टम्स मिले हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इन चारों में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप है, वो रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेज दोनों टाइप की एक्टिविटी रखते हैं। लेकिन जो टाइप 4 है उसके पास सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी है, यानी कि वो मिथाइल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। ये जो एंजाइम्स है, ये जो आरएम सिस्टम्स है, इनको इनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेस पे नाम दिए गए हैं। और इनमें से जो टाइप सेकंड है वो सबसे ज्यादा वाइडली नोन और रिकॉग्नाइज्ड है। उसका यूज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जीन थेरेपी जैसी टेक्निक्स में यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं टाइप 1। तो जो टाइप 1 टाइप ऑफ आरएम सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। इनमें 3 टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अब कोई भी एंजाइम होता है वो जनरली प्रोटीन्स का ही बना होता है, तो इसमें 3 टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन है। पहला है आर चेन, दूसरा है एम चेन और तीसरा है स्पेसिफिसिटी चेन।
आर चेन जो है वो रेस्ट्रिक्शन परफॉर्म करता है यानी कि डीएनए को कट करता है। एम चेन जो होता है वो मॉडिफिकेशन करता है यानी कि वो मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता है। और एस चेन होता है जो कि सीक्वेंस की स्पेसिफिसिटी चेक करता है यानी कि वो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर ही जाके कट करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मॉडिफिकेशन को और रेस्ट्रिक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये एटीपी की नीड पड़ती है इसको। और ये क्या करता है, जहां पे इसने रिकॉग्नाइज किया है उससे नियरली 1000 बेस पेयर्स अवे ये क्लीवेज परफॉर्म करता है यानी कि हमारी रिकॉग्निशन साइड से 1000 बेस पेयर दूर ये जाके कट करेगा। उसके बाद अब ये भाई रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहीं है, उससे 1000 बेस पेयर इतना ज्यादा दूर वो कट कर रहा है। तो जब हम इसके बैंड्स को अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में परफॉर्म करके देखेंगे तो वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल या डिस्क्रीट नहीं होंगे, डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप 2। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट काइंड ऑफ है और ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली नोन और स्टडीड भी है। इनमें क्या होता है कि इनमें एज अ कॉम्प्लेक्स काम करने की बजाय ये इंडिपेंडेंट टू प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। पहली है मिथाइल ट्रांसफोरेज और दूसरी है एंडोन्यूक्लियस। तो मिथाइल ट्रांसफरेज क्या है, वो एक मोनोमर यूनिट है जो कि एक बार में एक ही डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर मिथाइलेट कर पाएगी। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक होमोडाइमर है यानी कि दो सेम सब यूनिट्स जो कि सेम टाइम पे दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स का क्लीवेज करती है। और ये जो क्लीवेज है ना, ये जहाँ पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने रिकॉग्नाइज किया है ना, या फिर तो उसी साइट के अंदर या फिर उससे कुछ बेस पेयर्स अवे यानी कि नियरली 4 से 5 बेस पेयर्स अवे ही ये कट करते हैं। इसी रीजंस की वजह से ये बहुत अच्छे से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इसी वजह से इनको लैब्स में भी यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, डीएनए एनालिसिस, जीन क्लोनिंग जैसी टेक्निक्स में। फिर आते हैं टाइप 3। जो टाइप 3 होते हैं इनके पास ये कॉम्प्लेक्स होते हैं दो टाइप के प्रोटीन्स का, आर प्रोटीन्स और एम प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है, जो एम प्रोटीन्स होते हैं कि वो मिथाइलेशन इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं और वो भी मिथाइलेशन एक बार में एक ही स्ट्रैंड का कर पाते हैं। और जो आर और एम का हेट्रोडाइमर बन रहा है यानी कि दो डिफरेंट सब यूनिट्स बन गई अब ये, तो ये क्या करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसकी वजह से ये compete करते हैं उस साइट के लिए। और उस साइट के लिए compete करते हैं तो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास टाइप 4 है। टाइप 4 जो ये होते हैं इनको ट्रू आरएम सिस्टम्स नहीं बोला जाता क्योंकि इनमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी है, इनके पास कोई मिथाइलेशन की एक्टिविटी नहीं है। ये सिर्फ डीएनए को कट कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा आरएम सिस्टम कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आरएम सिस्टम के ऊपर। तो इसमें क्या है कि अब हमें ये पता है कि इवोल्यूशन जो है वो हो रहा है। अब बैक्टीरिया इवॉल्व कर रहा है वायरसेस से बचने के लिए, तो वायरस भी खुद को इवॉल्व करेगा ना कुछ करने के लिए। तो वायरसेस ने क्या किया, अपने डीएनए को भी वो मॉडिफाई करने लग गए। जैसे कि T3 और T7 जैसे जो बैक्टीरियोफाज है, उन्होंने क्या करा, खुद के डीएनए के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप या ग्लाइकोसिल ग्रुप्स को ऐड करके मॉडिफाई कर दिया, जिससे कि बैक्टीरिया के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया तो फिर बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए और वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर पाए। अब बैक्टीरिया भी सोचेगा कि यार ये तो इन्होंने गलत किया, वायरसेस ने, अब इन्होंने खुद के भी डीएनए को मॉडिफाई करने लग गए तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए बैक्टीरिया ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाए जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड डीएनए को कट करें। और उन्होंने खुद के डीएनए को फिर अनमॉडिफाइड रखना शुरू किया। उन्होंने अब अपने डीएनए पे कोई मॉडिफिकेशन, कोई मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं किया। और अब वायरसेस को देखा कि वायरसेस के डीएनए के ऊपर मॉडिफिकेशन है, तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन साइट को ऐसे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऐसा बनाया कि उन्होंने वो मॉडिफाइड एंजाइम्स को, मॉडिफाइड डीएनए को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। और हमारे पास कुछ जो रिसेंटली डिस्कवर्ड आरएम सिस्टम्स है वो ये हमें बताते हैं
कि कुछ जो बैक्टीरिया है वो खुद के डीएनए के ऊपर सल्फर ग्रुप्स भी ऐड करते हैं एज अ मॉडिफिकेशन, जिससे कि उनकी जो फॉस्फेट बैकबोन है उसमें फॉस्फोरोथायोएट ग्रुप्स क्रिएट हो सके। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो आरएम सिस्टम्स के ऊपर। अगर इसमें मेरे से मैंने कोशिश की है इसमें मैं सारा कंटेंट डाल सकूं जितना डिटेल में हो सके। ये कंटेंट बीएससी के लिए भी ठीक है, एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है, अगर उनको अपने थ्योरी एग्जाम्स में या फिर एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इतना कंटेंट इनफ रहता है। थैंक यू सो मच गाइस।